मुलाकाती उठकर चला गया तो बूढ़े शख्स ने ठंडी आह भरते हुए एक शेर पढ़ा। बस इतनी सी खता पर रहबरी छीनी गई हमसे, ये हमसे काफिले मंजिलों पर लुटवाए नहीं जाते। दुख की कैफियत में शेर पढ़ने वाले इस शख्स को दुनिया उनके ऊंचे शिमले वाली पगड़ी और तलवार मार का मूंछों से पहचानती थी और उन्हें सरदार अब्दुल रब नश्तर के नाम से मुखातिब किया जाता था। सरदार साहब से मिलने के लिए आने वाला शख्स थोड़े ही दिन पहले तक सरदार साहब का कुलीग था और ये दोनों बुजुर्ग शख्सियात वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की काबीना के रुकन थे। इस एतबार से ये दोनों सफ़र हज़र के साथी थे, लेकिन मोहम्मद अली बोगरा के वज़ीर आज़म बनाए जाने के बाद जब नई काबीना की तश्कील हुई तो दोनों के रास्ते जुदा हो गए। इकबाल अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि सरदार अब्दुल नश्तर के ये पुराने साथी नए वज़ीर आज़म की तरफ से उनके लिए एक पेशकश लेकर आए थे। उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब की काबीना को तो किस्सा पारी न समझिए, ये तो अब बहाल नहीं हो सकती। इस जुमले पर मेज़बान ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, मगर कुछ सानियों के बाद उन्होंने अपने मेहमान की तरफ देखा। मेज़बान की खामोशी से मुमकिन है मेहमान का एतमाद किसी कदर कमज़ोर हुआ हो, लेकिन उन्होंने बात मुकम्मल की। लेकिन जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, जो मनसब चाहे हासिल कर लीजिए, जिस मुल्क की सिफारत पसंद करें पेश खिदमत होगी, अमेरिका, बरतानिया, रूस या जहां आप जाना चाहें। मेहमान ये पेशकश करके खामोश हो गए। सरदार अब्दुल रब नश्तर इस बात पर भी खामोश रहे तो मेहमान ने एक बार फिर जुबान खोली, मैं ये प्याम लेकर आया हूँ, इसका खातिर ख्वाह जवाब लेकर ही जाऊँगा। सरदार अब्दुल रब नश्तर को की जाने वाली पेशकश का एक पस मंज़र था। गवर्नर जनरल चौधरी गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की वजारत तहलील करके और बाद में आइनसाज असम्बली तोड़कर जमहूरियत कुशी की जो रवायत कायम की थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की बानी जमात के हौसले पस्त हो गए थे। इकबाल अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि इस मुश्किल दौर में बहुत से लोग मसलहत अंगेज़ी का शिकार हुए और खामोश होकर बैठ गए। ये सूरत हाल सरदार अब्दुल रब नश्तर के लिए काबिल कबूल न थी। चुनाचे उन्होंने अलम एहतजाज बुलंद कर दिया और मशरकी और मगरबी मुल्क के दोनों हिस्सों में जलसे जुलूसों का एहतमाम करके आमरीत मुसल्लत करने वाली हुकूमत को मुश्किलात से दो चार कर दिया। चौधरी गुलाम मोहम्मद ने कुछ अरसे के बाद जब असम्बली भी तहलील कर दी तो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। हुक्मरानों के खौफ से कोई वकील मुकदमा लेने को तैयार न था और न असम्बली के सदर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के पास इतने वसाइल थे कि वो गवर्नर जनरल के फैसले को चैलेंज कर सकते। इस मरहले पर सरदार अब्दुल रब नश्तर आगे बढ़े और उन्होंने असम्बली और जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान की तारीख के पहले मुकदमे की अदालत में ज़ाती हैसियत में पैरवी शुरू कर दी। उन्होंने बाद अज़ां ये मुकदमा जीत लिया। ये पस मंज़र था जिसमें हुकूमत ने उन्हें खामोश कराने के लिए वजारत और सिफारत की पेशकश की। सरदार अब्दुल रब नश्तर ने मोहम्मद अली बोगरा के पैगम्बर की बात इत्मीनान के साथ सुनी और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शुक्रिया, मैं वजारत का भूखा हूँ ना सिफारत का। ऐशो नाम की ज़िंदगी मैंने कभी बसर की ही नहीं, लिहाजा वजारत और सफारत मैसर ना आए तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जवाब सुनकर पैगाम लाने वाला शख्स ज़्यादा देर तक बैठ रह सका और उठकर चला गया, लेकिन अपने मेज़बान को दुखी कर गया। इन साहब के उठते ही नश्तर ने कहा, जाने क्यों ये लोग हर शख्स को बिकाऊ माल समझते हैं। इसी दुख की कैफियत में उन्होंने अपना शेर पढ़ा जो पाकिस्तान की सियासी तारीख को समझने के लिए कलीद की हैसियत रखता है और ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। खित्ते की रवायत के मुताबिक सरदार अब्दुल रब नश्तर का ताल्लुक़ बालादस्त तबके से नहीं था, बल्कि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बरसगीर की तकसीम से कबल खित्ते की रेलवे मुख्तलिफ जोन में मुनकसिम थी। उसके एक ठेकेदार के साहिबजादे थे। कारोबारी पस मंज़र और मजहबी अक़दार की पासदारी ही इस ख़ानदान की शनाख्त थी। नन्हे अब्दुल रब की पैदाइश से कबल इनकी वालदा ने ख्वाब में एक रिश्तेदार खातून को देखा जो फरीज़ाए हज की अदायगी के फ़ौरन ही बाद इंतकाल कर गई थी। उन खातून ने कहा, तुम्हारे यहाँ एक लड़का होने वाला है, उसका नाम अब्दुल रब रखना। नौ मौलूद की वालदा और ख़ानदान ने ख्वाब में मिलने वाली बिशारत का पास रखा। पेशावर शहर में बूदोबाश रखने वाले इस ख़ानदान का ये चश्मो चिराग अपने मिजाज की 3 खूबियों से पहचाना गया, समाजी और इस्लाही सरगर्मियों में दिलचस्पी, तालीमी कारकर्दगी में किसी कदर कमज़ोरी और अज़्म मुसम्मिम। वो कम उम्री में ही समाजी, इस्लाही और सकाफ़ती सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी लिया करते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक तंजीम भी बना रखी थी। ये तंजीम नौजवानों के लिए इल्मी और अदबी सरगर्मियों का एहतमाम किया करती थी। इसी ज़माने में एक मामले में किसी नौजवान के साथ इनके इख्तिलाफ़ात हो गए। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने इनके साहिबजादे के हवाले से लिखा है कि उस नौजवान ने उनकी टाई पकड़कर तंज़िया अंदाज में कहा,
बातें तो तुम कौम की खिदमत की करते हो लेकिन लिबास अंग्रेजी पहनते हो। इस जुमले ने तलवार की काट का काम किया। कहते हैं कि इस दिन के बाद किसी ने उन्हें अंग्रेजी लिबास में नहीं देखा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नश्तर की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं। इम्तिहानात के दिन करीब आए तो वो बीमार पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद इम्तिहान दिया। नतीजा आया तो मालूम हुआ कि एक मजमून में कामयाब नहीं हो सके। ज़िमनी इम्तहान में भी कामयाब ना हो पाए तो वालिद ने फैसला किया कि तालीम इस नौजवान के बस की बात नहीं, लिहाजा उन्होंने इसे मामूली दर्जे की कोई मुलाजिमत दिलाने का फैसला किया। इस फैसले का एक पस मंज़र शायद ये भी था कि इन दिनों ख़ानदान के माली हालात भी कुछ अच्छे न थे। वालिद के इस हौसला शिकन फैसले के बावजूद नौजवान अब्दुर्रब ने किसी के इल्म में लाए बगैर तालीम का सिलसिला जारी रखा। खामोशी से मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास किया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से BA भी कर लिया। अहले खाना के लिए ये खबर किसी खुशगवार धमाके से कम न थी। चुनाचे वालिद ने खुश होकर उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया। अलीगढ़ से वो कानून की डिग्री लेकर लौटे और पेशावर में वकालत करने लगे। इसी ज़माने में वालदा की तरह उन्होंने भी एक ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने अपने दादा मरहूम को फ़ारसी का एक मिसरा पढ़ते हुए सुना। बकार ख्वेश मर्द कार आशना तंग अस्तास। ख्वाब को उन्होंने इशारा समझा कि खाली बैठना मर्दानगी नहीं, लिहाजा वो मैदान सियासत में कूद गए। थोड़े ही अरसे के बाद उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत के साथ म्यूनसिपल कमेटी पेशावर के रुकन मुंतखब हो गए। यह ज़माना तहरीक खिलाफत का था। आज़ादी पसंदों के जज्बात आसमान पर पहुँचे हुए थे। इसी ज़माने में वार कौंसिल नामी एक तंजीम कायम हुई जिसका मकसद ऐसी सरगर्मियों का फ़रोग़ था जिनसे गैर मुल्की हुक्मरानों की मईशत मुतासिर हो, ताकि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। हुक्मरानों की निगाह में वार कौंसिल की एहतजाजी सरगर्मियाँ इश्तियाल अंगेज़ थीं, क्योंकि ये शराब खानों की पिकटिंग करते और गैर मुल्की साजो सामान की खरीदारी की हौसला शिकनी करते। नतीजा ये निकला कि एक रोज़ गोली चल गई और पेशावर के तारीखी किस्सा खानी बाज़ार में कई लोग हलाक कर दिए गए। फिर एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में म्यूनसिपल कमेटी का नौजवान रुकन अब्दुर्रब नश्तर पेश था। अब्दुर्रब ने सिर्फ एहतजाजी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया बल्कि किस्सा खानी बाज़ार का नाम तब्दील करके बाज़ार शहीदां रख दिया। म्यूनसिपल कमेटी का रुकन इस ज़माने में सियासी कारकुन से ज़्यादा इंतज़ामिया का हिस्सा तस्वुर किया जाता था, लिहाजा उनकी ये सरगर्मियाँ नापसंदीदा करार पाईं और उन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। नश्तर और उनके साथियों को उस ज़माने में कोई साल भर की कैद बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन उनके लिए ये एक खुशगवार तजर्बा था। उनके जेल के दो साथियों ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी को बताया, नश्तर साहब जेल के दिनों में बहुत खुश दिखाई देते थे। वहाँ शेर व शायरी की नशिस्तें जमा करती और वो साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की एक नज़म आवाज़ बुलंद गाया करते थे। गांधी ने आज जंग का ऐलान कर दिया या बातिल से हक़ को दस्तों गिरेबां कर दिया। रिहाई के बाद तकरीबन 5 बरस के अरसे में वो सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की एक मारूफ सियासी शख्सियत बन चुके थे और कौमी सतह की क़यादत के साथ उनके राब्ते उस्तवार हो रहे थे। इस ज़माने में वो सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद अली जिन्नाह ने उन्हें मुबारकबाद का ख़त लिखा। यही ज़माना है जब उनकी सियासी ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ होता है। उनके अंदाज़ फ़िक्र में इस वाक़े से कुछ पहले ही तब्दीली रूनुमा हो चुकी थी। मोहम्मद अली चिराग ने अपनी किताब अकाबरीन तहरीक पाकिस्तान में इस सिलसिले में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुमताज़ रहनुमा जवाहरलाल नेहरू की एक तकरीर का जिक्र किया है और इनके नश्तर का एक मुकालमा नकल किया है। वो लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने पेशावर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए दावा किया कि वो हिंदू सभा नामी एक तंजीम का खात्मा कर चुके हैं। अब वो मुस्लिम लीग का भी खात्मा चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जमात का वजूद बरकरार रहे, वही बर्रसगीर के बाशिंदों की नुमाइंदगी करे। मोहम्मद अली चिराग ने लिखा है कि ये इस तकरीर के बाद की बात है जब जवाहरलाल नेहरू ने नश्तर को ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत की दावत दी। सियासी सरगर्मियों में शिरकत और इस दौरान में कांग्रेस, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम लीग और दीगर सियासी तंजीमों से ताउन के बावजूद नेहरू को उन्होंने हैरान कुन जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इस मौका पर कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। एक वजह तो ये है कि पंडित जी, आप जिस जमात को ख़त्म करना चाहते हैं मैं इसका रुकन हूँ। कांग्रेस में शमूलियत के सिलसिले में सरदार अब्दुर्रब नश्तर का यह जवाब उसकी क़यादत के लिए निहायत हौसला शिकन था। यही सबब था कि कुछ अरसे के बाद गांधी जी खुद सरहद के दौरे पर पहुँचे। उन्होंने खुसूसी तौर पर नश्तर से मुलाकात करके
गलत फहमियों के अजाले की कोशिश की, लेकिन नश्तर इस दौरान में अपने रास्ते का तयन कर चुके थे, यानी मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। ये ज़माना सरहद में कांग्रेस की हुकूमत का था। सन 1943 में कांग्रेस की हुकूमत का खात्मा हो गया और सरदार औरंगज़ेब खान की क़यादत में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हुई। नश्तर को उनकी काबीना में मालियात की वजारत मिली। 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान की मुश्तरका अबूरी हुकूमत बनाई। नश्तर को इस हुकूमत में मवासलात की वजारत दी गई। सरदार अब्दुल रब की ज़िंदगी का ये वही ज़माना है जब इनकी शोहरत पूरे बर्रसगीर में पहुँच रही थी। इस ज़माने में उन्होंने मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ तकसीम बर्रसगीर के ज़िमन में होने वाली तकरीबन हर अहम सरगर्मी में शिरकत की। ख़ास तौर पर 2 और 3 जून 1947 के उन गैर मामूली इजलासों में जिनमें लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद के फार्मूले का ऐलान किया। सरदार अब्दुल रब नश्तर की सियासी सरगर्मियाँ अपनी जगह, अपनी वजारत के ज़माने में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी अहमियत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू के महाना मुजल्ले कौमी ज़ुबान में लिखा, जब साहिब मौसूफ़ के ज़िम्मे वजारत मवासलात का काम था तो उस वक्त रेलवे और डाकखाना जात में उर्दू की तरवीज हुई। रेलवे का निज़ामुल औकात उर्दू में छापा गया, स्टेशनों पर उर्दू में बोर्ड नस्ब हुए और रेलवे के टिकटों पर शहरों के नाम और किराए की सराहत उर्दू में की गई। डाक के टिकट और मनी आर्डर फार्मों पर भी उर्दू नज़र आने लगी। जब पंजाब तशरीफ़ ले गए तो सूबाई हुकूमत और अजला के दफातर में उर्दू की तरवीज का बेड़ा उठाया। उनकी गवर्नरशिप में ही ये पहली बार हुआ कि पंजाब का बजट उर्दू में पेश किया गया। अंग्रेज़ी और हिंदी से वाकफियत न रखने वाले उर्दू दां तबके के लिए उनका ये फ़ैसला तो अहमियत रखता ही है, बर्रसगीर में उर्दू की तरवीज के सिलसिले में भी इसकी अहमियत गैर मामूली है। क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ अरसे के लिए उन्हें मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बनाया गया। बाद में उन्हें गवर्नर की हैसियत से पंजाब भेज दिया गया। गवर्नर की हैसियत से उनकी तकर्रुरी कई एतबार से एक तारीख़ी वाक़या था। माहनामा कौमी ज़ुबान ने लिखा, सरदार साहब 125 साल के बाद पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक तवील मुद्दत के बाद मुसलमान गवर्नर का तकर्रुर अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन सरदार अब्दुल रब नश्तर के अवामी मिजाज की वजह से इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने इनकी वफ़ात पर उर्दू डाइजेस्ट में इसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात दर्ज की हैं। उन्होंने लिखा है कि दिन ढलते ही जब वो दफ्तर की जिम्मेदारियां निपटा चुके होते, सड़कों पर निकल आते, आम लोगों से गपशप करते, छाबड़ी फरोशों से उनके अहवाल पूछते। गवर्नर का ये मामूल देखकर अवाम भी अपने मसाइल से आगाह करने के लिए इकट्ठे हो जाते। वो इत्मीनान से उनकी शिकायत सुनते, ज़रूरत होती तो मौका पर ही अहकामात भी जारी कर दिया करते थे। उनके इस मटर गश्त में मुमताज़ अदीब मौलाना सलाहुद्दीन अहमद भी शामिल हो जाया करते थे। इंतज़ार हुसैन ने लिखा है कि लाहौर की माल पर चहलकदमी करने वालों में मौलाना का मर्तबा बड़ा बुलंद है। इस मटर गश्त में नश्तर के अदब ज़ौक़ की तस्कीन भी हो जाती और आला हुकाम तक रसाई न रखने वालों को एक हुक्मरान तक रसाई भी हासिल हो जाती। सरगोधा के दौरे के मौका पर अपनी मसरूफियात निपटाने के बाद वो चुपके से शहर के किसी इलाके में जा निकले जहाँ एक बूढ़ी खातून घर के दरवाजे पर खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी। नश्तर ने अदब से उन्हें सलाम किया और आगे बढ़ गए। एक खुशहाल और वजीह और शकील शख्स को यूं अदब से सलाम करता देखकर वो खातून बहुत मुतासिर हुई। वो लपक कर आगे बढ़ी और उन्हें वापस अपने घर में लाकर बिठाया और दुआएं देने लगी। वो जाने लगे तो इसरार करके दोबारा बिठाया और कहा, बेटा कुछ खा कर जाओ। नश्तर इस घर की वाहिद टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गए और लस्सी के 2 गिलास पीकर इजाज़त ली। सुरवत सौलत ने लाहौर के बाग जनाह का एक वाक़या लिखा है। उन्होंने इस वाक़े के एक ऐनी शाहिद के हवाले से लिखा है कि बाग जनाह में साइकिल चलाने वाले एक लड़के ने अपनी साइकिल उनसे टकरा दी। इससे पहले के सिक्योरिटी हुकाम इस लड़के की मरम्मत करते, गवर्नर ने आगे बढ़कर लड़के को सहारा दिया और प्यार से समझाया कि वो एहतियात से साइकिल चलाया करे। बगैर पेशगी इत्तला के बाज़ारों में निकलने की तरह सरदार नश्तर अक्सर मुख्तलिफ मसाजिद में भी आम नमाजी की तरह पहुंच जाया करते थे और लोगों में घुल मिल जाते थे। इंतकाल से कुछ अरसा पहले की बात है। वो आर्ज़े कल्ब में मुब्तला थे। डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम की हिदायत कर रखी थी और मुलाकातें भी कम हो गई थीं। इन्हीं दिनों वज़ीर आज़म आई चुंदरीगर इनकी खैरियत मालूम करने आए और कुछ देर बैठ कर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुस्लिम लीग गार्ड्स के सालार सरदार अली जान आ गए। उन्होंने आदत के मुताबिक कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो जमील नश्तर ने उन्हें मिलने से रोक दिया और डांटा कि तुम्हें इनके आराम का ख्याल नहीं। जमील नश्तर ने बताया कि इस तकरार की आवाज़ वालिद साहब तक पहुंची तो उन्होंने मुझे बुलाकर डांटा और कहा
कहा जब वज़ीर आज़म आए तो तुमने उन्हें अंदर आने दिया, और जब अली जान आया तो तुमने इसे इसलिए रोक दिया कि वो एक गरीब आदमी है, बुलाओ इसे और जल्दी बुलाओ। मेरा सरमाया यही मुखलिस कारकुन है। मैं ज़िंदगी भर इम्तियाज़ात के ख़िलाफ़ लड़ता रहा, क्या तुम आखिरी वक्त में मेरी सारी कमाई ज़ाया कर देना चाहते हो? सरदार अब्दुल रब नश्तर खुलेआम बाज़ारों में क्यों निकल जाते थे और आम लोगों में उठते बैठते थे? इसका एक सबब तो मुस्लिम हुक्मरानों की वो रिवायत है जिसके ज़रिए वो बराह रास्त अवाम से राब्ता उस्तवार करके उनके मसाइल हल किया करते थे, लेकिन इसका एक सबब उनके मिजाज की दुर्वेशी और सादगी भी थी। मज़ीद ये कि पाकिस्तान के एक लायक मगर मुतनाज़ चीफ जस्टिस उनके बारे में कहते हैं कि उनका मिजाज ऐसा ही था कि उन्होंने गवर्नर होते हुए भी अपने बच्चों को तबका उमरा के एचिसन कॉलेज में दाखिल नहीं कराया। उनके बच्चे सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ते रहे। मुमताज़ सियासी रहनुमा सरदार शेरबाज खान मज़ारी मरहूम ने एक बार मुझे बताया था कि नश्तर साहब का एक बेटा उनके साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था और साइकिल पर कॉलेज आया जाया करता था। सरदार मज़ारी के इस बयान की तस्दीक हैदर इमाम के एक मजमून से होती है। उन्होंने अपने बच्चों से कह रखा था, लाखों पाकिस्तानियों की तरह तुम भी अपनी असलियत ना भूलो। यही सबब था कि घर में ज़ाती और सरकारी कारें होने के बावजूद वो साइकिल पर स्कूल जाया करते थे। वो टेलीफोन के इस्तेमाल में भी बड़े मोहतात थे। आगा शोरश काश्मीरी ने लिखा है कि मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से उनकी मेज़ पर 2 टेलीफोन हुआ करते थे, एक पार्टी का और दूसरा ज़ाती। एक बार उनके साहबजादे जमील नश्तर को कहीं फ़ोन करना था, जो फ़ोन सामने आया उन्होंने इसी का डायल घुमा दिया। नश्तर ने फौरी तौर पर उन्हें रोक दिया और बताया कि ये फ़ोन मुस्लिम लीग का है। जमील कहने लगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोकल कॉल पर तो कोई खर्च नहीं आता। इस जवाब पर उन्होंने कमाल की बात कही, गलत इस्तेमाल की आदत तो पड़ती है ना मेरे भाई। यही सबब था कि वो इतने तवील पेशा वराना और सियासी कैरियर के बावजूद अपना ज़ाती मकान भी तामीर न कर सके। बानिए पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के दीगर कायदीन को उनकी सियासी बसीरत पर बहुत एतमाद था। 3 जून 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद का ऐलान किया, उस वक्त दोनों आज़ाद रियासतों के कौमी परचमों के बारे में भी उन्होंने सवाल किया। सरदार नश्तर ने यह वाक़या अपने एक मजमून में बयान किया है। वो लिखते हैं, एक दिन कायदे आज़म ने फरमाया कि वायसराय ने उनके साथ पाकिस्तान के परचम के मुतालिक बहस छेड़ी और पूछा कि भारतीय नुमाइंदे तो इस बात पर रजामंद हैं कि बाकी 9 आबादियों की तरह अपने झंडे में 5वां हिस्सा बरतानवी परचम यानी यूनियन जैक के लिए मखसूस कर दें। वायसराय ने कायदे आज़म से पाकिस्तान के रवैये से मुतालिक इस्तिफसार किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने रफ़क़ाए कार से मशवरा करके मुत्तला करेंगे। नश्तर के मुताबिक बानिया पाकिस्तान ने इस सिलसिले में उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के परचम में ग़ुलामी की यादगार को कैसे जगह दी जा सकती है। इस तरह फैसला हो गया कि पाकिस्तान के परचम में यूनियन जैक को जगह नहीं दी जाएगी। सन 1949 में, उन दिनों जब करारदाद मकासद ज़ेर गौर थी, असम्बली के अंदर और तुंद तेज़ मबाहिस का सिलसिला जारी रहता। ज़ेर बहस मसाइल में एक बड़ा मसला यह था कि आया पाकिस्तान के सदर के लिए मुसलमान होने की शर्त ज़रूरी होगी या नहीं। ये एक मुश्किल मरहला था। दोनों तरफ भारी भरकम शख्सियात थीं जो अपनी अपनी राय के हक़ में मजबूत दलाइल रखती थीं। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने लिखा है कि इस मौका पर नश्तर ने जो तकरीर की, इसने ईवान का रंग बदल दिया और सदर पाकिस्तान के लिए मुसलमान होना ज़रूरी करार पाया। जब वो गवर्नर थे, पहली बार पंजाब में आम इंतखाबात हुए। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की मौजूदगी में किसी ने शिकवा करते हुए कहा, नश्तर साहब ने इंतखाबात में बिल्कुल हमारी मदद नहीं की, वो तो निरे गवर्नर ही रहे। सरदार अब्दुल रब नश्तर ने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि गवर्नर बनते वक्त मैंने एक हलफ भी उठाया था, वो मुझे बददियानती और जानिबदारी की इजाज़त नहीं देता। 1945-46 के इंतखाबात में सरहद से मुस्लिम लीग के 2 उम्मीदवार थे, यानी सरदार अब्दुल रब नश्तर और खान अब्दुल कय्यूम खान। इन इंतखाबात में हर वोटर को 2 वोट डालने का हक दिया गया था। इस मौका पर तय पाया था कि हर वोटर 1 वोट सरदार नश्तर को और दूसरा खान कय्यूम को देगा। पोलिंग के दौरान किसी ने इत्तला दी कि खान कय्यूम के वोटर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दोनों वोट उन्हीं को डाल रहे हैं, क्या हम भी ऐसा ही कर लें? सरदार नश्तर ने सख्ती से मना कर दिया। सरदार अब्दुल रब नश्तर की इसी सियासी बसीरत, रास्तबाजी, अदब और ख़ास तौर पर शायरी में दिलचस्पी, सादगी और अवाम दोस्ती की वजह से उन्हें कई दिलचस्प खिताबात दिए गए। मुमताज़ अदीब ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा, नश्तर कदोकामत के एतबार से कुतुब साहब की लाट और रंग व रोगन के लिहाज से ताजमहल हैं। इस ज़माने के एक मुमताज़ अखबार परताब ने लिखा, पंजाब के जनाह का नाम बरकत अली है तो सरहद के जनाह
अब्दुर्रब नश्तर हैं। सरहद के जनाह का खिताब उनकी शख्सियत पर कई एतबार से सजता है, लेकिन उनके मिजाज की एक और खूबी उन्हें अल्लामा इकबाल के हल्काए इरादत में भी शामिल करती है, और ये खूबी है शायरी। उन्होंने नौजवानी में ही शेर कहना शुरू कर दिए थे और बर्रसगीर के मुमताज़ शायर अकबर इलाहाबादी से इस्लाह ली। उन पर उस्ताद का ज़रीफ़ाना रंग तो न चढ़ सका, इकबाल की फ़िक्र गालिब आ गई। इनके कई अशार इकबाल के रंग में हैं। शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाले इस सियासतदान की इक़्तिदार से महरूमी के बाद भी अवाम से घुलने मिलने की आदत बरकरार रही। वो सरे शाम कराची की सड़कों पर निकल आते और अवाम में घुल मिल जाते। इब्राहिम जलीस ने लिखा, आखिरी दिनों में मैं उन्हें हर शाम विक्टोरिया रोड पर पैदल चलता हुआ देखा करता था। रास्ता चलने वाले उन्हें बड़े अदब व एहतराम से सलाम करते थे। एक सुबह इसी विक्टोरिया रोड पर अखबार के हाकर ने आवाज़ लगाई, सरदार नश्तर विक्टोरिया रोड पर अब टहलने कभी नहीं आएंगे। उनकी वफ़ात की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अवाम चाहते थे कि बानिया पाकिस्तान के बाएतमाद साथी की तदफीन मज़ार बानिया पाकिस्तान के अहाते में हो, लेकिन वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून ने वहाँ मुसल्लह पुलिस खड़ी कर दी। लाखों लोग इकट्ठे हो गए और हुकूमत को अवाम की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा।